और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा की, जहां नक्सलियों के द्वारा किया गया आईईडी ब्लास्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां कोंटा एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के द्वारा की गई आईईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में एसएचओ कोंटा और एसडीओपी भी गंभीर रूप से यहां पर घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए थे एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे अस्पताल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां कोंटा एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे यहां पर शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के द्वारा की गई आईईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी यहां पर शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट में एसएचओ कोंटा और एसडीओपी भी यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे अस्पताल। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी जी जुड़ गए हैं। गांधी जी, नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव गिरपुंजे यहां पर शहीद हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, और नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये खबर छोटी मोटी नहीं है। इस खबर से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ आघात लगा है, और नक्सली लंबे समय से इसकी ताक में भी थे और आज नक्सलियों को मौका भी मिल गया। तो नक्सलियों के द्वारा जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें कोटा एडिशनल एसपी आकाश राव गंभीर रूप से पहले घायल हुए थे, फिर कोटा एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए और गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए थे एसपी आकाश राव गिरपुंजे, और उनके शहादत की खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि एसएचओ कोटा और एवं एसडीओपी भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि आप देखिए कि एडिशनल एसपी जो वहां पे तैनात थे और लगातार नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा था उस नक्सल ऑपरेशन में भी इनकी अहम भूमिका भी थी, और आज नक्सलियों का ये कायराना करतूत निकल के सामने आया है। और इसे समझा जा सकता है कि नक्सलियों ने यहाँ पे जिस तरह से उन पे दबाव पड़ रहा था और लगातार तब तो वो शांति वार्ता की बात कर रहे थे कि शांति वार्ता की जाए, और सीधे तौर पे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि आप पहले हथियार छोड़े, शांति के लिए आए, लेकिन उनके तरफ से ये कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है। और आप ये भी देखिए कि किस तरह से नक्सली लगातार दबाव में भी थे, उनके खिलाफ में जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे लगातार वो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तरफ वो शांति वार्ता की बात कर रहे थे कि ऑपरेशन रोका जाए। ऑपरेशन रोकने को लेकर जो बातें दोनों तरफ से हो रही थी, चाहे सरकार पक्ष की बात कर ली जाए चाहे हम नक्सली पक्ष की बात करें, तो इसमें बात ये थी कि पहले हथियार छोड़े, हथियार छोड़कर यहाँ पे मुख्य धारा में लौटे। तो मुख्य धारा में लौटने की बातें हो रही थी, लेकिन आज देखिए कि यहाँ पे नक्सलियों ने जो आईईडी ब्लास्ट किया है, और इसमें आप देखिए कि एक बड़े अधिकारी की शहादत की खबर निकल के सामने आ रही है। एडिशनल एसपी जैसे बड़े अधिकारी की शहादत हुई है इसमें, और पूरा तंत्र इसमें हिला हुआ है। और ये एक नक्सलियों की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है कि नक्सलियों ने जो आईईडी वहाँ पे बिछा रखा है वो आईईडी जब चाहते हैं वो ब्लास्ट कर लेते हैं, और लिहाजा इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और आज बस्तर से ये बड़ी खबर जो है, निश्चित तौर पर नक्सल ऑपरेशन में एक तरफ आप देखिए कि जवान के हौसले काफी बुलंद थे, इस तरह की घटना भी नहीं हुई थी। लगातार जो भी नक्सल ऑपरेशन चल रहे थे उसमें इस तरह की घटना नहीं हुई थी, और आज जो ये घटना हुई है ये समझा जा सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ में जो पुख्ता तौर पे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिसमें अभी तक के किसी भी तरीके की जो जान माल के नुकसान की अगर बात की जाए तो वो नहीं देखने को मिला था। तो सुकमा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में पहले एसपी घायल हुए, टीआई जख्मी, मौके पर फोर्स को रवाना भी किया गया है। घायलों को कोंटा अस्पताल में इलाज जारी भी है, और ये माना जा रहा है कि इसमें आकाश राव गिरपुंजे जो उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वहाँ पे फिलहाल मौके पर पुलिस बल को रवाना भी कर दिया गया है। तो अभी इस खबर पे कई सारे अपडेट अभी निकल के सामने आ रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज से ये कहा जा रहा है कि जो एडिशनल एसपी हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन कई खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि उनकी शहादत हो चुकी है। तो अभी जिस तरह से जो खबर वहाँ पे निकल के सामने आ रही है, वहाँ पे नक्सलियों की उपस्थिति भी है और नक्सली वहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है। तो लिहाजा अभी फोर्स को रवाना किया गया है और घटना में कोंटा टीआई भी घायल हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि एक बड़ी घटना यहाँ पर देखने को मिली है।
और निश्चित तौर पर नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन में ये पहली मर्तबा देखने को मिलेगा कि इस तरह की बड़ी घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। जी गांधी जी, लगातार हम देखते हैं कि नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण की बात यहां पर कही जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर कई नक्सलियों के लिए कई ऑपरेशन भी चला रही है, उसके बाद भी इस तरीके की वारदातें यहां पर सामने आती हैं। और इस बार तो नक्सलियों ने कोंटा एसएसपी जो है आकाश राव गिरपुंजे को उनको निशाना बनाया और फिलहाल वो शहीद हो गए हैं। अब तो हमारे साथ में अर्जुन पांडे भी जुड़े हुए हैं और अर्जुन पांडे के पास पहुंचेंगे। अर्जुन, ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, क्या इसकी पुख्ता खबर है उसके तौर पर समझे इसको अर्जुन? जी बिल्कुल, बता दूं आपको जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सुकमा के जो है पुलिस मीडिया ग्रुप है उनमें भी ये खबरें वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं ग्रामीणों में पुलिस मीडिया ग्रुप के अधिकृत है, पुलिस मीडिया ग्रुप के अधिकृत ग्रुप है मीडिया की। बिल्कुल, और उसमें वहाँ के एसपी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं ताजा जानकारी में जो आपको दे रहा हूँ, कोंटा की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कोंटा में जो स्थितियां हैं वो स्थितियां मैं आपको उनसे रूप कर रहा हूँ। ग्रामीणों में काफी जो है ज्यादा नाराजगी वहाँ कोंटा में देखने को मिल रही है और लोगों को वहाँ पे उस मार्ग पे जाने यानी अभी किसी के जाने की वहाँ अनुमति नहीं है। मैं आपको बता दूं कोंटा के जो एसएचओ हैं वो जो है जख्मी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कोंटा के जो एसडीओपी हैं वो वहाँ पे जख्मी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जिस प्रकार पुलिसिया मुठभेड़ में नक्सली जो है बैकफुट पे नजर आ रहे थे, उनकी ये कारनामा कारतूस देखें। आखिर ये जो जितनी मुठभेड़ें हैं ये हो क्यों रही है? हम क्षेत्र को शांत करने के लिए अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बदले में वो क्या कर रहे हैं आज? लेकिन जो ग्रामीणों का वहां गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है नक्सलियों के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कोंटा वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मनीष कुंजाम जी के जो है चाचा का नक्सलियों ने जो है चाचा ससुर का नक्सलियों ने हत्या कर दिया। और देखें ये जो नवीन कैंप बन रहा था इसके ये पास की घटना है। जी, और जिस तरह से आप देखिए कि नक्सल ऑपरेशन में जो भी फोर्स की अभी वहां पे चलाया जा रहा था ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ में, कहीं नक्सलियों को मौका नहीं मिला था। फोर्स का लगातार दबाव था। मुझे लगता है कि जब से अमित शाह ने एक डेडलाइन तय की है उस समय से लेकर ये अभी तक का सबसे बड़ा नक्सलियों का हमला माना जा सकता है। एडिशनल एसपी सरीखे अधिकारी अगर शहीद होते हैं तो समझा जा सकता है जी। ये एक बड़ी घटना है नक्सल मोर्चे। जी सर, मैं और कुछ आपको जानकारी बताना चाहता हूं। कोंटा गोल्लापल्ली पर जो है ये धमाका हुआ है और जो नवीन कैंप स्थापित किया गया है उसके आसपास का मामला है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो जानकारियां आ रही थी उस पे जो है पूरे अपडेट नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी हम लोगों को मिल रही है और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पहली बार ग्रामीणों का आक्रोश दिख रहा है। यानी ग्रामीण भी नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र में नक्सल घटनाएं हों, क्योंकि वो भी अमन और शांति और सुकून चाहते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। लगातार जो नक्सली होते हैं वो ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन ग्रामीणों के करीब तक न पहुंचे, उनको लाभ न दे, और लाभ वो नहीं जब पाते हैं तो वो जो नक्सली हैं वो उनको भड़काते हैं कि देखो तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारी सरकार तुम्हारा जल जंगल जो जमीन है वो तुमसे छीनने का काम कर रही है। लेकिन ये जो घटना है ये दिखा रही है कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों को भी अपने जो पुलिस प्रशासन महकमे के जो लोग हैं उनसे कितना प्रेम है, उनका गुस्सा फूटता हुआ ग्रामीणों को वहां दिख रहा है। जल्द ताजा जो है तस्वीर सर वहां की हम आप लोगों के साथ में रूबरू करेंगे। जी, और ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो रोड ओपनिंग पार्टी है, चाहे यहाँ पे आईडी की जानकारी क्या फोर्स को नहीं लग पाई, या जो नक्सलियों की तरफ से मूवमेंट की जानकारी फोर्स के पास रहती है उस मूवमेंट की जानकारी भी फोर्स को नहीं मिल पाई? क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल, लगातार जो है हमारे जवान तो सुरक्षित तरीके से निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं देखने वाली ये बात रहती है कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में एक थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ा जो है दुर्घटना के रूप में बदल जाती है। मैं आपको जो है इससे पहले जो मुठभेड़ें हुई हैं और जो कहें तो अगर ग्रामीणों को यानी जो ये लोग हैं ये लोग उन क्षेत्रों में उस तरह से आवागमन नहीं करते हैं, यानी पॉपुलेशन वहां नहीं जाती है
आईडी ब्लास्ट करके हमेशा जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने का। मैं इससे पीछे आना चाहूंगा, मैं करे गुट्टा की पहाड़ी का जिक्र आपके साथ में करना चाहूंगा। देखें किस प्रकार से नक्सलियों ने एक प्रेस नोट गिराया था और नक्सलियों ने कहा था, गांव वालों से बताया हुआ था कि आप लोग इस क्षेत्र में नहीं आइए, इस क्षेत्र में हम लोगों ने भारी मात्रा में आईडी ब्लास्ट जो है आईडी ब्लास्ट की है और आप लोग अगर इस क्षेत्र में आएंगे, यानी एक अपना अच्छा चेहरा जो है ग्रामीणों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। इससे पहले अरनपुर की घटना को देख सकते हैं हम लोग, कुटरू की जो घटना है वहां हम लोग देख सकते हैं। और स्वयं आपको बताऊं कि जो बस्तर के क्षेत्र के अभी भी जो ग्रामीण यानी आप सुकमा को ले लीजिए, आप बीजापुर को ले लीजिए, आप दंतेवाड़ा को ले लीजिए, नारायणपुर को ले लीजिए, हमेशा बड़ा सुरक्षित हथियार जो है नक्सलियों को ये आईडी का लगा है। कितना ज्ञान है उसको भेदने की जरूरत है और कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको और सुरक्षित रहने की जरूरत है। ठीक है, हम सर्चिंग थोड़ा सा लेट से करेंगे लेकिन सुरक्षित करेंगे। आज जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, अभी उन जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, लगातार तस्वीरें वहां से आ रही हैं, पूरा प्रशासन महकमा रेड अलर्ट पे है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो अभी वहां पे अपने जो सूत्र हैं उनसे जो हमने बात की और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो ग्रामीण लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है नक्सलियों के लिए। ये कहीं ना कहीं इन परेशानियों में भी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं कि हमारे जो ग्रामीण हैं उनको हमारी जो फोर्स है उस पर जो है विश्वास है। सरकार की जो योजनाएं हैं, क्षेत्र में जो विकास के काम चल रहे हैं उन पे विश्वास है, इसलिए आज जो है ग्रामीण बड़े क्रोधित है। मैं आपको बता दूं कि फोटो वीडियो के लिए भी ग्रामीण वहां बहुत हल्ला। ताजा अपडेट ये आ रहा है, ताजा अपडेट जिसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा, नए कैंप की स्थापना करके वो लौट रहे थे। उस क्षेत्र में एक नया कैंप जो खबर आ रही है कि नए कैंप की स्थापना करके लौट रहे थे। जी जी सर, उस वारदात पे मैं आता हूं। ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि गोलापल्ली और कोंटा वाला ये क्षेत्र है। आप उन क्षेत्रों में बहुत सारे जो है कैंपों की स्थापना की गई है। उनके क्षेत्र में जब भी है तो उसके क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर का जो है दायरा चिन्हित किया जाता है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको दिलाई जाती है। मैं आपको बता दूं, बीजापुर से लेकर के यानी सिरगेल का आप कांड ले लीजिए, उसके बाद में पुअर्ती ले लीजिए, पुअर्ती जो हिडमा का गांव माना जाता है, वहां जो है फोर्स ने सुरक्षित कैंप लगाया है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे कैंप जो है अंदरूनी क्षेत्र में देखे हैं, जिन क्षेत्रों में सकुशल फोर्स की वापसी हुई है कैंप में लगा के, थोड़ी सी चूक हमको इतना बड़ा घातक जो है क्या वारदात में बदल गई है कि देखें हमारे जो है जो जवान है वो घायल भी हुए हैं और टीआई रैंक के अधिकारी, एसडीओपी रैंक के अधिकारी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी इसमें घायल हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है सुरक्षा में चूक हुई है, हमें इसको मानना चाहिए और आगे आने वाले समय में इससे पूरी तरह से निपटने का हमको प्रयास भी करना चाहिए। जी देखिए, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उन अधिकारियों का सम्मान किया जिन अधिकारियों ने नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की। और आप देखिए कि उसके कुछ ही समय बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर नक्सलियों ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको? जी मैं लगातार आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें हैं और मैंने लंबे समय से अंदरूनी क्षेत्रों में जो भी कवरेज किया है उस कवरेज में मैंने पाया है कि इनकी जो विचारधारा है वो खोखली विचारधारा है। और उस विचारधारा को मैं ये जो समय चल रहा है, ये देखें मई जून का जो समय चल रहा है, मैं इस समय के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। तेंदुपत्ता की तुड़ाई का ये समय होता है। हमेशा नक्सली इन समयों में बड़ा वारदात करके पैसे वसूलने काम अंदर अंदर करते थे, ये समाज के बाहर नहीं जाता था। अभी सरकार ने जो व्यवस्था लगाई है उस व्यवस्था पे इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये तलमलाए हुए हैं। इनका जो क्षेत्र है वो सीमित होता चला जा रहा है। इनकी जो कहते हुए सिमटता हुआ जो क्षेत्र है और लोगों के अंदर जो है सरकार के प्रति, लोगों के अंदर अपने फोर्स के प्रति जो भावना उत्पन्न हुई है कि ये लोग उनके लिए कभी भी हितैषी हैं। जो जंगल जमीन के दुश्मन है, ये जब वो देख रहे हैं कि नहीं अब लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग जो है जो सुविधाएं उनको सरकार दे रही है उसके लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जब नक्सलियों को ये पता चल रहा है कि पीछे भी आऊंगा कि किस प्रकार से एक उन्होंने ब्लास्ट किया था। और मैं आपको बता दूं कि बीजापुर के क्षेत्र को ही आप देख सकते हैं, रात में एक ट्रक को अभी 3 से 4 दिन ही बीते हैं, उन्होंने आग के हवाले किया था। तो ये जो बस्तर में वो डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों पे कि अभी भी हम बहुत ज्यादा बलशाली हैं, क्योंकि बसव राजू जैसे इनामी नक्सली जो 1.5 करोड़ का इनाम रखते थे उनको हमारे जो है इन फोर्स ने मार गिराया।
और अभी तत्काल में ही एक 45 लाख का और जो है इनामी मारा गया। तो लगातार इनकी जो घटती हुई और सिमटती हुई दायरा है उसको लेकर के ये चिंतित है और आज उन्होंने कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे विश्वास है अपने गृह मंत्री पर, मुझे विश्वास है अपने फोर्स पे कि वो इनका बलपूर्वक, देखिए अभी पीछे के ऑपरेशन में आ जाए 7 दिन जो लगातार 3 दिन में 2 जो है आंध्रा कैडर के बड़े नक्सलियों को मारने में जो है फोर्स को सफलता मिली थी। नेशनल पार्क एरिया का जो क्षेत्र था उस नेशनल पार्क एरिया के क्षेत्र में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जंगल का पैच है और भेजी के ही क्षेत्र की मैं बात करूं जिसके आसपास का ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी और 11 जो है नक्सलियों को उसमें मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं फोर्स के हौसले बड़े बुलंद हैं और मुझे यकीन है कि हमारी जो फोर्स है इसका भी बदला जल्द लेगी। जी, लेकिन ये नक्सलियों की इस करतूत को कैसे समझा जाए? एक तरफ नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अटैक कर रहे हैं। सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि आप बंदूक छोड़िए, मुख्य धारा में लौटिए, छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति में आप शामिल हुई। लेकिन ये कैसे विचारधारा है कि एक तरफ आप बातचीत की बात करते हैं और आप बंदूक नहीं छोड़ रहे हैं और सीधे अटैक कर रहे हैं, इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं? अर्जुन जी मैं आपको बता दूं लगातार 3 महीने का ही अगर आप समय देखेंगे तो कई बार नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता के लिए जो है मैसेज आया था और लगातार वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुपों में उनके प्रतिनिधियों के द्वारा या किसी भी मार्फत से उनके प्रेस नोट आया करते थे। मैं करीगुट्टा की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पे आऊंगा, लंबे समय तक वो वहां पर फोर्स ने अपना डेरा डाला था और बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में फोर्स पहुंची थी जिन क्षेत्रों में पहुंच करके जो है सर एक अपडेट आ रहा था, मैं उसको लेकर के आपको जी। बारे में बताना चाहूंगा। हेलो जी अपडेट, आप अपडेट के साथ बने रहिए। सर जी, क्या स्थिति है? जी चलिए तो अपडेट। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूंगा कि ये जो ग्राउंड जहां पे ये वारदात हुई है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं था। कोंटा से महज 3 से 4 किलोमीटर का आंकड़ा बताया जा रहा है जहां पे ये रियल घटना घटी है। आप समझ सकते हैं सर कि कोंटा में जो कोंटा का क्षेत्र था वो बड़ा कहें तो सेफ जोन माना जाता था। वहां से अगर 4 से 5 किलोमीटर के अंदर का जो सर्कल है उसमें जब इस प्रकार की वारदात होगी और वो सफल हो जाएंगे तो वाकई में हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की बात जरूरत पड़ेगी। सर मैं उस शांति वार्ता के प्रेस नोट पे भी आना चाहूंगा। हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि प्रेस नोट जो है शांति वार्ता के लिए नक्सलियों के द्वारा जो है बार बार भेजा जाता था। मुझे लगता था सर कि ये ना ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस प्रकार से हमारे फोर्स ने इनको चारों तरफ से घेर दिया है, जब इस प्रकार से ये शांति वार्ता की बात करेंगे तो फोर्स जो है अपने अभियान को थोड़ा सा ब्रेक करेगी और ये उस जो है ब्रेक किए हुए अभियान का आड़ लेकर के उस समय ये कहीं ना कहीं अपने सुरक्षित ठिकानों पे पहुंच जाएंगे। आपको याद होगा कि बसव राजू के पास से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी उसके डायरी में एक मिला था जिसमें डीआरजी को बताया जा रहा था कि डीआरजी तुम्हें मार देगी। दहशत देखिए साहब, किस तरह से डीआरजी की दहशत नक्सलियों के अंदर में बैठी है और कहीं ना कहीं मुझे अब इस वारदात के हो जाने पर यह विश्वास हो रहा है कि नक्सलियों के द्वारा जो प्रेस नोट रिलीज किया जाता था शांति वार्ता के लिए वो बिल्कुल झूठ था। हमने कर्रेगट्टा की पहाड़ी के मुठभेड़ के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर भी कवरेज किया था। हमने देखा था कि कितनी अधिक मात्रा में वहां पे गोला बारूद थे, कितने अधिक मात्रा पे वहां पे बंदूकें थी, कितनी गोलियां थी, कितने लॉन्चर उन्होंने रखे थे। क्या इतने सामानों को आप इकट्ठा करके ये बात कहते हैं कि हम प्रेस वार्ता करेंगे? ये कैसी प्रेस वार्ता है और ये कैसी शांति वार्ता है? मुझे उनके कथनी और करनी में तनिक भी विश्वास नहीं है सर। और एक बात ये भी देखिए कि जिस क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए सुकमा से कोंटा जाना पहले काफी दुश्वार था, रास्ते सही नहीं थे, अब तो रास्ता भी काफी बेहतरीन बन चुका है। कांटे लगाते हुए गाड़ियां वहां पे बढ़ती है, आंध्रा बॉर्डर तक टच होता है। उस रास्ते पे हमने आपके साथ भी सफर तय किया है और मुझे लगता है कि ये और जिस रास्ते पे आप बात करें कि कोटा का जो मुख्य मार्ग है उससे महज 3 से 4 किलोमीटर, मतलब कि आप मुख्य मार्ग से 3 से 4 किलोमीटर में अगर नक्सली गतिविधियां देखी जा सकती है तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने कुछ दायरा बदला है नक्सलियों ने। क्या नक्सली एग्रेसिवनेस के तौर पे देखा जा सकता है? सर पिछले समय की अगर तुलना करें तो लगातार जिस प्रकार से इनका ये रुझान था कि ये फोर्स को नुकसान पहुंचाते थे, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाना इनका थोड़ा सा कम हुआ था।
लेकिन आप पिछले एक सप्ताह का भी अगर समय लेते हैं तो देखें किस तरह से इन्होंने जो जगदलपुर बीजापुर हाईवे मुख्य मार्ग था, वहां एक महाराष्ट्र की जो प्राइवेट गाड़ी थी, उस प्राइवेट गाड़ी को इन्होंने आग के हवाले कर दिया। अभी देखें 4-5 दिन भी नहीं बीते हैं, उन्होंने कोंटा, और वो भी जहां वारदात दी थी वहां से कैंप बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अभी जिस प्रकार से इन्होंने कोंटा में जो है, ये कोंटा से लगे 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में इस प्रकार की अगर घटना अंजाम दी है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो नीति थी कहें सरकार से लड़ने की, सुरक्षा बलों से लड़ने की, उसमें बदलाव है, क्योंकि हम इतनी करीब की एरिया को सेफ समझते हैं। सर, दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा कि जो बसव राजू का पत्र था, उस बसव राजू के पत्र में ये भी बातें सामने आई थी कि कहा जा रहा था कि अब जो ये नक्सली संगठन जो 80, 90, 100 की संख्या में, 200 की संख्या में एक जगह रहते थे, ये छोटे छोटे टुकड़ियों में बंट करके रह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इनको पहचानना बड़ा दुश्वार है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग के बीच में जब ये आ जाते हैं तो इनको पहचाना नहीं जा पाता है, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वारदातें हैं, वो ये करने में जो है सफल हो गए। मैं कहीं ना कहीं सुरक्षा के एहतियातन अब वो समय है कि एक एक कदम को फूंक करके रखा जाए। जी, क्योंकि अब नक्सली कहीं ना कहीं अंतिम सांस ले रहा है, और लगातार इस पे जिस तरह कुठाराघात हुआ है, नक्सली पीछे धकेले जा चुके हैं, नक्सलियों का चिप खत्म हो चुका है, इस तरह की बौखलाहट ही नक्सलियों को दिख सकती है। और मुझे लगता है कि इस पे और ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अर्जुन, तमाम जानकारी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और नक्सली क्षेत्र से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, एक एडिशनल एसपी शहीद हुए हैं, और नक्सलियों का ये कायराना करतूत, जिसपे हमने तमाम जानकारी अपने ब्यूरो अर्जुन पांडे से ली। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। ब्रेकिंग ले लेते हैं, इसमें और बहुत सारी ब्रेकिंग लगी 8 नंबर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां कोंटा एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के द्वारा की गई आईईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में एसएचओ कोंटा और एसडीओपी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में लाए गए थे एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे अस्पताल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां कोंटा एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे यहां पर शहीद हुए हैं। नक्सलियों के द्वारा की गई आईईडी ब्लास्ट में कोंटा एएसपी शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में एसएचओ कोंटा और एसडीओपी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए थे एसएसपी आकाश राव गिरपुंजे। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां दुर्ग जिले के ग्राम निकुंभ में होगा शिव महापुराण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां दुर्ग जिले के ग्राम निकुंभ में होगा शिव महापुराण। 19 जून से 23 जून तक चलेगा आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे कथा। आयोजन समिति जय महाकाल परिवार और क्षेत्रवासी यहां पर कथा करवा रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय यहां पर शामिल होंगी। मौके पर कई राजनेता, विधायक और जनप्रतिनिधि कथा श्रवण करने यहां पर आएंगे। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था का एसपी ने जायजा लिया। आयोजन समिति के प्रमुख रूपेश देशमुख ने लोगों को आमंत्रित किया है। और अगली बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मंत्रिमंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। योग से हुई दिन की शुरुआत। सुशासन के निर्वाचन तक समावेशी डिजिटल व्यवस्था पर आज विस्तृत चर्चा होगी। कार्यक्रम के पहले दिन परिवर्तनशील शासन, संस्कृति, शिक्षा, राष्ट्र
राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ मंत्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्री मंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। योग से हुई दिन की शुरुआत, सुशासन के निर्वाचन तक समावेशी डिजिटल व्यवस्था पर आज विस्तृत चर्चा होगी। कार्यक्रम के पहले दिन परिवर्तनकारी नेतृत्व, दूरदर्शी शासन, संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अलग अलग विषयों के लिए विशेषज्ञ मंत्रियों को ट्रेनिंग यहां पर दे रहे हैं। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जिज्ञासा लाइव जुड़ गई हैं। जिज्ञासा, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को? देखिए, कल से जो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की जो है चिंतन शिविर आईआईएम में शुरू हुई है, जहां मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को जो है अलग अलग विषयों की, उनके विभागों को लेकर जो है जानकारी दी जा रही है। और आज इसका जो है दूसरा दिन शुरू हो चुका है और दूसरे दिन की शुरुआत जो है योग से शुरू हुई थी, जिसमें योग जिस तरह से निरोग रखता है शरीर को, उसे लेकर जो है योग की ट्रेनिंग भी दी गई। और इसके बाद जो है कई मुद्दों पर जो है अहम चर्चा होने वाली और कई मुद्दों पर जो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को जो है सुझाव दी जाने वाली और उनकी जानकारी दी जाने वाली। इन सुझावों में अगर हम बात करें तो सुशासन से निर्वाचन तक किस तरह से काम करना है, प्रदेश में बूथ को किस तरह से काम देना है और प्रदेश के मंत्रिमंडल को जो छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता, उन्हें किस तरह से जो है काम देना है, किस तरह से काम करवाना है, इन सभी को लेकर चर्चाएं होंगी। इसमें बता दें कि डिजिटल व्यवस्था जो मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां सभी को डिजिटल करना है और किस तरह से राज्य में डिजिटलकरण करना है और किस तरह से सभी कार्य या सभी दस्तावेज चाहे किसी भी विभाग को इसे किस तरह से डिजिटल करना, इन सभी को लेकर चर्चाएं हुई है। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो है कार्यक्रम के पहले दिन परिवर्तनकारी नेतृत्व यानी कुल मिलाकर नेतृत्व को लेकर चर्चाएं हुई और इसी में दूरदर्शी शासन और संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र के विषयों को लेकर कल गंभीर चर्चा हुई और इसमें तमाम मंत्रिमंडल को सुशासन किस तरह से चलाना है, जो है राज्य में किस तरह से बेहतर काम करना है, कहां पर किस कमी को किस तरह से सुधारना है और सभी विभागों को लेकर इसी की तरह चर्चाएं हुई है, क्योंकि सभी विभागों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ जो है बुलाए गए हैं और सभी को जो है उनके विभाग के अनुरूप और विभागीय कार्यों को लेकर जो है चर्चाएं की जा रही और जानकारी दे रही। और इस दूसरे दिन में आज डिजिटलकरण की ओर राज्य सरकार को जो है आज निर्देश दिए जाने वाले और राज्य सरकार को इन सभी चीजों को लेकर जो है चर्चाएं होने वाली है। जी जिज्ञासा, एक ये अनूठी पहल है चिंतन शिविर, ये पीएम मोदी का सपना है 2047 तक छत्तीसगढ़ को डेवलप करने का, तो क्या कुछ इसको लेकर के आज कुछ क्या किन मुद्दों को लेकर चिंतन हो सकता है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया, उसी में सभी राज्यों के में ही जो है चिंतन शिविर चालू हो चुके हैं, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल है उन्हें जो है जानकारी दी जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से 2047 तक जो है हमें जो है विकसित राष्ट्र बनाना, इन सभी को लेकर जानकारी और चर्चा और शिक्षा भी दी जाएगी। और अगर आज बात करें मेन मुद्दों की, तो मेन मुद्दा है डिजिटलीकरण। इस डिजिटलीकरण में ये चर्चाएं होने वाली कि राज्य की तमाम जो सुविधा है, राज्य के तमाम जो पोर्टल है और राज्य की जितनी भी नीति नियम है उसे किस तरह से डिजिटल करना है और डिजिटल के साथ साथ किस तरह से सभी दस्तावेज जो रहेंगे वो ऑन कॉपी या ऑन पेपर ना होंगे, ऑन डिजिटल, यानी सभी चीजें फोन पर या इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जो है मिले, इन सभी को लेकर चर्चाएं हो सकती है। और दूसरा जो है सुशासन से निर्वाचन, यानी कि सुशासन जो राज्य सरकार लेकर चाहिए और निर्वाचन यानी कि चुनाव तक, यानी आने वाले कुछ 5 सालों में कार्य किस तरह से करना है और क्या कुछ सुविधाएं जो है जनता को देने वाली और कहां पर किस तरह की कमी बेसी, इन सभी को लेकर जो है राज्य सरकार को जो है जो अधिकारी है वो सभी जो है चर्चाएं करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। जी जिज्ञासा, इस पूरे चिंतन शिविर में आईआईएम के जो निर्देशक हैं वो शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ और अपडेट, नई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं?
देखिए आईआईएम में जिस तरह से जो है वो पूरा एक जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जहां एक हॉल है, वहां पर जो है इन सभी की जो है चिंतन शिविर चल रही है और इन चिंतन शिविर में जो है मुख्यमंत्री के तमाम मंत्रिमंडल सहित और अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार के अंदर काम करते हैं या राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, ये सभी अधिकारियों की भी ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि बता दें आपको कि केवल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल ही मुख्य नहीं होता, उसके साथ साथ जितने अधिकारी होते हैं ये सभी मुख्य रूप से काम करते हैं, जो हर एक चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो इन सभी जो मंत्रिमंडल के साथ काम करते हैं और अलग से राज्य सरकार के लिए भी काम करते हैं, इन सभी की भी जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि आखिर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाए और क्या जो सुविधाएं वो जनता को दी जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें योग से हुई दिन की शुरुआत, सुशासन से निर्वाचन तक समावेशी डिजिटल व्यवस्था पर आज विस्तृत यहां पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के पहले दिन परिवर्तनकारी नेतृत्व, दूरदर्शी शासन, संस्कृति, सुशासन और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ मंत्रियों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी।